सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट कब से पीछे पड़े थे कि ये टॉपिक जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना, बहुत डिमांडेड टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मोटर क्या होता है, देखेंगे इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे टॉर्क क्या होता है, स्लिप क्या होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्टली इंडक्शन मोटर देखने से पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटर देख लेते हैं क्या क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर हम सबसे पहले दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एसी मोटर। तो नाम से हमें पता चलता है कि एसी मोटर में जो इनपुट होगा वो होगा एसी सप्लाई, और दूसरा होता है डीसी मोटर। करेक्ट, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर। तो जिसमें हम लोग डीसी यूज करते हैं वो होता है डीसी मोटर। तो हम लोग एसी मोटर सबसे पहले डील करेंगे क्योंकि इंडक्शन मोटर इज अ पार्ट ऑफ द एसी मोटर। तो देख लेते हैं एसी मोटर के और दो पार्ट में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस मोटर एंड द सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस मोटर, जिसे हम लोग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो इंडक्शन मोटर इज अ एसिंक्रोनस मोटर, ये भी ध्यान रखना, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इंडक्शन मोटर क्या है और उसे एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है। इंडक्शन मोटर के हम लोग और दो टाइप में बाइफरगेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड द सेकंड वन इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आज के लेक्चर में हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और आने वाले कुछ लेक्चर में हम जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो डील करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई इंडक्शन मोटर आर रेफर्ड एज अ एसिंक्रोनस मोटर। तो जैसे अभी मैंने कहा था कुछ मिनट पहले कि जो इंडक्शन मोटर है वो एसिंक्रोनस मोटर का ही एक पार्ट है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, तो क्या होता है एसिंक्रोनस का मतलब, तो चलिए देखते हैं। The induction motors are referred to as a asynchronous motor because they operate at a speed less than their synchronous speed। तो अगर सिंक्रोनस स्पीड से कम है यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे वो मोटर रन नहीं होती है, इसलिए हम उसे एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंपल एज दैट। ओके, द इंडक्शन मोटर ऑल्सो रेफर्ड एज द रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। तो जो हो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडक्शन मोटर। तो ऐसा क्यों होता है, वन इन विच प्राइमरी वाइंडिंग इज स्टेशनरी बट इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज फ्री टू रोटेट। तो जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर रहता है, अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ट्रांसफॉर्मर का होता है, सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है इंडक्शन मोटर का। हमने ट्रांसफॉर्मर इन डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है डायरेक्टली इंडक्शन मोटर इन्होंने दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इंडक्शन मोटर करेंगे। अगर आपने इंडक्शन मोटर समझ लिया तो ट्रांसफॉर्मर समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर हमें टाइम मिलेगा बाद में तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर भी अच्छे से देख लेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखना कि जो इंडक्शन मोटर है उसे रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ट्रांसफॉर्मर तो कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, दोनों का दोनों जो वाइंडिंग होता है वो स्टेशनरी होता है। लेकिन इसको रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर क्यों कहा जाता है इंडक्शन मोटर को, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है यानी कि कोई भी एक वाइंडिंग है वो स्टेशनरी है स्टेटर के लिए, और जो दूसरा वाइंडिंग है वो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो फ्री टू रोटेट है, यानी कि वो जो रोटर की तरह हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए जो इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। तो अभी कुछ देर पहले आपने सुना होगा कि एसिंक्रोनस मोटर है वो एसिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, और मैंने डेफिनेशन पे भी कहा था कि द स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड इज नोन एज द एसिंक्रोनस स्पीड। लेकिन अभी सिंक्रोनस स्पीड क्या है, उसका मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। द सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रोटरी मशीन। तो यानी कोई भी रोटरी मशीन यानी कि कोई भी रोटेटिंग मशीन है जिसमें स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कोई भी स्पीड है, जिस स्पीड से वो रोटेट कर रही है, ध्यान से रखना, जिस स्पीड से वो रोटेट कर रही है वो पर्टिकुलर स्पीड को हम लोग कहेंगे सिंक्रोनस स्पीड। और ये कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये लिखा है आगे, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है जो सिंक्रोनस स्पीड है वो। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड वन इज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ दैट मशीन। तो वो पर्टिकुलर मशीन में कितने नंबर ऑफ पोल्स है इस पे भी वो डिपेंड करता है। तो आप नीचे ये फॉर्मूला देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, चाहे तो आपको स्पीड पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ पोल्स या फिर फ्रीक्वेंसी। ये तीनों में से तीन क्वेश्चन भी अलग अलग जनरेट हो सकते हैं, या फिर आपको कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। ठीक है,
तो देख लेते हैं क्या होता है। n इज इक्वल टू 120f डिवाइडेड बाई p। तो 120 कॉन्स्टेंट नंबर है, f होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, वो आपको गिवन दिया रहेगा, एंड p होता है वो होता है नंबर ऑफ पोल्स, और जो n होता है वो होता है सिंक्रोनस स्पीड, और उसका यूनिट होगा वो होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, rpm यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ns यानी कि सिंक्रोनस स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं द एडवांटेजेस ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्री, लेकिन उसका एडवांटेजेस क्या है वो भी तो जानना जरूरी है, तभी हम लोग उसे यूज करेंगे, करेक्ट। और जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 90% केसेस में जो मोटर यूज होती है वो होती है इंडक्शन मोटर। तो इतना अगर हम लोग उसे यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे ना, करेक्ट। तो यही अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज इट हैज अ वेरी सिंपल एंड एक्सट्रीमली रगेड ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल कंस्ट्रक्शन। तो बहुत पावरफुल, बहुत अनब्रेकेबल उसका कंस्ट्रक्शन होता है, स्पेशली ऑफ द स्क्विरल केज टाइप। तो ये स्क्विरल केज टाइप क्या है, जिनको पता नहीं है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक्सट्रीमली रगेड एंड अनब्रेकेबल होता है। इट्स कॉस्ट इज लो एंड इट इज वेरी रिलायबल एंड रिक्वायर्स द मिनिमम ऑफ मेंटेनेंस। तो एज कंपेयर टू द अदर मशीन, बाकी के मशीन के कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो लो होता है और बहुत ही कम इसको मेंटेनेंस लगता है। उसके बाद आता है इट हैज सफिशिएंटली हाई इफिशिएंसी इन नॉर्मल रनिंग कंडीशन, द नो ब्रशेस आर नीडेड, हेंस फ्रिक्शनल लॉसेस आर रिड्यूस। तो ये क्या कहता है कि इसमें जो इफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर मशीन, एंड इन नॉर्मल रनिंग कंडीशन यानी कि जब नॉर्मली रन कर रही है मशीन या फिर मोटर, नो ब्रशेस आर नीडेड, हेंस फ्रिक्शनल लॉसेस आर रिड्यूस। तो इसमें कोई एडिशनल ब्रशेस भी नहीं लगते, जिसके वजह से जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ब्रशेस क्या होते हैं ये हम लोग आगे आने वाले कुछ लेक्चर में या फिर थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बेसिक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। फ्रिक्शनल लॉसेस यानी कि जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है उसके वजह से जो लॉसेस है वो कम हो जाएगी। फ्रिक्शनल लॉसेस यानी कि कुछ भी अगर फ्रिक्शन हो रहा है जो रोटेशन में दिक्कत कर रहा है या फिर रोटेशन को अपोज कर रहा है, उसके वजह से कुछ जो लॉसेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। तो वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ब्रशेस यूज नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मोटर टाइप के लिए है या फिर एक पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर टाइप के लिए है, तो वो हम लोग क्या है आगे देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि नो ब्रशेस आर नीडेड, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर टाइप के लिए हम लोग कहते हैं। किसी और मोटर में हम वहाँ पे ब्रशेस यूज करते हैं, तो क्या है वो हम लोग आगे देख लेंगे। इट हैज रीजनेबली गुड पावर फैक्टर। तो इसमें पावर फैक्टर भी अच्छा होता है, लेकिन वो भी फुल लोड कंडीशन पे। ओके, नो लोड पे इसका जो पावर फैक्टर है वो इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम केसेस में ऑब्वियसली जो मोटर है तो उसको फुल यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर उसको फुल लोडेड हम लोग करेंगे तो वहां पे जो पावर फैक्टर हमें मिलेगा वो कंपेरेटिवली अच्छा मिलेगा। हमने पहले डिस्कस किया था कि इट इज लो पावर फैक्टर, इंडक्शन मोटर है वो लो पावर फैक्टर जनरेट करता है, लेकिन वो होता है यूजुअली नो लोड के केस में। अगर नो लोड है कंडीशन तो वहां पे जो पावर फैक्टर रहेगा वो बहुत ही पुअर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको फुल लोड पे रखने की कोशिश करेंगे या फिर फुल लोड पे रन करने की कोशिश करेंगे, तब जो हमें पावर फैक्टर मिलेगा वो कंपैरेटिवली अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट स्टार्टअप फ्रॉम द रेस्ट एंड नीड्स नो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग मोटर एंड हैज नॉट टू बी सिंक्रोनाइज। तो ऑब्वियसली ये एसिंक्रोनस मोटर है तो कोई भी सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं होती है, तो ये एक एडवांटेज हो गया। उसके लिए कोई एडिशनल इक्विपमेंट भी हमें नहीं लगते हैं, एज वेल एज यहाँ पे कोई स्टार्टिंग मोटर भी हमें नहीं लगते, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, तो इसके लिए हमें कोई भी एडिशनल यहाँ पे इक्विपमेंट यहाँ नहीं लगते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट्स स्टार्टिंग अरेंजमेंट इज सिंपल स्पेशली फॉर द स्क्विरल केज टाइप ऑफ द मोटर। ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग अरेंजमेंट है वो सिंपल है, जैसे स्टेटमेंट है उसमें और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही सिंपल है स्पेशली फॉर स्क्विरल केज टाइप ऑफ द मोटर। तो स्क्विरल केज क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो क्या है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा भी था कि अगर हम लोग नो लोड पे या फिर बहुत ही लाइट लोड पे अगर इसे यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें पावर फैक्टर बहुत ही पुअर मिलता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ये भी लिख लेना, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन आप आपके नोट्स में या फिर अच्छे से लिख लेना। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट्स स्पीड कैन नॉट बी वेरिड विदाउट सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ इट्स इफिशियंसी। तो इसमें हम लोग जो स्पीड है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इफिशियंसी है वो कम मिलेगी। अगर स्पीड का वेरिएशन करेंगे तो उसके लिए जो इफिशियंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या है वो स्पीड कंट्रोल मेथड्स कैसे करते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर स्पीड वेरी करेंगे तो वहाँ पे इफिशियंसी क्यों ड्रॉप होती है। नेक्स्ट वन इज
जस्ट लाइक ए डीसी शंट मोटर इट स्पीड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लोड, यानी कि अगर हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे तो स्पीड है उसका, जो रोटेशन का जो स्पीड है वो कम होते जाएगा। सिमिलरली जैसे होता है डीसी शंट मोटर में, हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखना, आपके नोट्स में अच्छे से लिख लेना। जब डीसी शंट मोटर हम लोग डिस्कस करेंगे तभी आपको वापस से एक बार रिवीजन कर दूंगा ये क्या है वो। लेकिन आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि अगर लोड बढ़ गया तो हमारा स्पीड भी डिक्रीज होता है। अगर आपके ऊपर किसी ने 1 kg का आपको वेट दिया और आपको चलने के लिए बोलेगा, तब आप नॉर्मल स्पीड पे या फिर थोड़ी बहुत तेज चलोगे। लेकिन अगर आपके हाथ में 10 किलो का या फिर 20 किलो का वेट दिया तो आपको ऑब्वियसली चलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिमिलर है, अगर हमने लोड बढ़ा दिया किसी भी मोटर के ऊपर तो उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। The last disadvantage is its starting torque is somewhat inferior to that of the DC shunt motor। तो DC शंट मोटर के कंपैरिजन में इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होता है। तो हम लोग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस भी ध्यान में रखना, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वो जो मैंने अभी कहा था कि नो लोड पे उसका जो पावर फैक्टर होता है वो भी पुअर होता है। तो अभी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो ले लिया है, इंडक्शन मोटर क्या होता है थोड़ा बहुत आपको तो आइडिया आ गया होगा, एडवांटेजेस भी क्या है। तो अभी हम थोड़ा इन डिटेल में उसके जाते हैं और देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कोई भी मोटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड द सेकेंड वन इज रोटर। तो जैसे बाकी कोई भी मोटर बनती है वैसे ही इंडक्शन मोटर भी सेम, एक स्टेटर से बनती है एंड द सेकेंड वन इज रोटर। और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन हम उसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वही हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टेटर ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट्स। तो इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेटर फ्रेम, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड वन इज स्टेटर कोर, यहाँ पे मिडल में आप देख सकते हो। एंड द लास्ट वन इज स्टेटर वाइंडिंग। तो ये तीनों पार्ट मिला के हमारा जो कंप्लीट स्टेटर है वो फॉर्म होता है। क्या क्या होता है, फर्स्ट वन इज स्टेटर फ्रेम जो सबसे बाहर होता है, उसके अंदर जाता है स्टेटर कोर। ये स्टेटर कोर है, ये हम लोग इसके अंदर फिट करते हैं। और जो स्टेटर वाइंडिंग है ये हम लोग स्टेटर कोर के अंदर फिट करते हैं। तो आप ये जो सिल्वर पार्ट भी देख सकते हो स्टेटर वाइंडिंग में, ये स्टेटर कोर ही है जिसके अंदर हम लोगों ने जो स्टेटर वाइंडिंग है वो फिक्स करके रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे डॉटेड लाइंस वगैरह भी देख सकते हो, कुछ भी मल्टीपल यहाँ पे लाइंस है। तो वो लाइंस वगैरह क्या होता है, वो लैमिनेशन से हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने लिखा है यहाँ पे स्टेटर कोर। यहाँ पे आप बीच में आप देख सकते हो ये, इसे हम लोग कहते हैं जो स्टेटर का है वो टीथ कहते हैं, क्योंकि वो दांतों की तरह दिखता है तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेटर टीथ। और इसके अंदर है ग्रूव्स, ये 2 टीथ के, यानी कि हर एक कोई भी एडजेसेंट टीथ के बीच में जो कोई भी स्लॉट है उसे हम लोग ग्रूव्स या फिर स्टेटर स्लॉट कहते हैं। तो उसी स्लॉट्स में हम लोग जो वाइंडिंग है वो रखते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो ये तीनों पार्ट कौन से मटेरियल से हम बनाते हैं ये भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देख लेते हैं। स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और द फैब्रिकेटेड स्टील। स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ द सिलिकॉन स्टील एंड द स्टेटर वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ द कॉपर, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली तो ये तीनों जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे दिए हैं आपको, ये भी आप ध्यान में रखना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इन डिटेल में। स्टेटर फ्रेम क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड द फील्ड वाइंडिंग। ओके, तो स्टेटर फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने पहले दिखाया था यही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये होता है स्टेटर फ्रेम। इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड द फील्ड वाइंडिंग। तो ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसमें और कुछ समझने जैसी बात है नहीं। इट एक्ट्स एज अ कवरिंग एंड इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ऑल द इनर पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो इसके अंदर हम लोग जो कुछ भी रखते हैं इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। ऑल्सो ये उसको एक जगह पे कंबाइन करके रख सकता है और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसे प्रोवाइड करता है एक ओवरऑल मोटर को। तो ये हम लोग कोई भी एक फिक्स जगह पे माउंट करते हैं, तो यही होता है इसका काम, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। अभी देखते हैं स्टेटर कोर क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, अभी हमने कुछ देर पहले देखा ही था, वही डायग्राम है और कुछ नया नहीं है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस द स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी करके दिया है यहाँ पे आपको। तो एडी करंट लॉस कम करने के लिए जो स्टेटर कोर है वो हम लोग लैमिनेट करते हैं। लैमिनेशन मीन्स हम उसे थिन शीट्स में डिवाइड करते हैं और वो सब हम एक साथ जो है वो ज्वाइन करके रखते हैं।
तो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो हम लोग जो स्टेटर कोर में है वो स्टेटर वाइंडिंग उसे माउंट करते हैं। तो अगर वो वाइंडिंग में से अगर हमने करंट पास किया तो ऑब्वियसली कुछ जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होगा, और जो फ्लक्स है उसको लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ या फिर लीस्ट रिलक्टेंस पाथ कौन प्रोवाइड करता है, तो ये होता है स्टेटर कोर। तो स्टेटर कोर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसे लीस्ट रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। रेजिस्टेंस में ध्यान रखना, लीस्ट रिलक्टेंस, क्योंकि फ्लक्स केस में हम रिलक्टेंस की बात करते हैं और करंट के लिए रेजिस्टेंस की। तो फ्लक्स के लिए कम से कम रिलक्टेंस पाथ है वो ये स्टेटर कोर प्रोवाइड करता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस द स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड, ये मैंने अभी आपको बताया। दिस लैमिनेटेड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ द स्टैंपिंग्स विच इज अबाउट 0.4 to 0.5 mm थिक। तो अभी मैंने आपको पहले कुछ देर पहले कहा था कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे आपको लाइंस दिखेंगे। तो ये क्यों होते हैं, ये लाइंस क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो कंप्लीट कोर है ये हम थिन शीट से बनाए जाते हैं। जो थिन शीट्स है वो उसका जो थिकनेस होता है वो होता है ऑलमोस्ट 0.4 to 0.5 mm थिकनेस, मतलब बहुत ही कम होता है। और ये ऐसे डिफरेंट स्लाइसेस में पार्ट में हम लोग उसको बनाते हैं और साथ में एक साथ कंबाइन करके रखते हैं। तो इसे इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस लैमिनेटेड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ द स्टैंपिंग्स विच इज अबाउट 0.4 to 0.5 mm थिंग। तो इसी रेंज के अराउंड अगर आपको कोई भी एग्जाम में दिया जाएगा ऑप्शन, यानी कि 0.35, 0.4, 0.45 ऐसे कोई भी दिया रहेगा ऑप्शन, तो आप टिक करके आ सकते हो। द स्टैंपिंग इज मेड अप ऑफ द सिलिकॉन स्टील विच हेल्प्स टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस अकरिंग इन द मोटर। तो मैंने कहा था कि जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील ही यूज करने का मतलब क्या है, तो वो होता है हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेटर कोर बनाने के लिए हम लोग जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल है वो यूज करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, या फिर उल्टा ध्यान रखना कि सिलिकॉन स्टील हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, और लैमिनेशन क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग लैमिनेशन क्यों करते हैं, और आपको ऑप्शन देंगे एडी करंट कम करने के लिए या फिर हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए, तो इसमें से ध्यान रखना लैमिनेशन के लिए एडी करंट लॉसेस यूज करते हैं, एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन यूज करते हैं, एंड हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। तो ध्यान से याद रखना। तो अभी देखते हैं स्टेटर वाइंडिंग क्या होती है। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये हमने स्टेटर कोर में माउंट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है स्टेटर कोर, जिसके अंदर हमने जो स्टेटर वाइंडिंग है ये यहाँ पे माउंट किया, और इसका थोड़ा ये जूम वर्जन है, आप इजीली समझ सकते हो। The slots on the periphery of the stator core of the three-phase induction motor carry the three-phase winding। तो स्टेटर कोर के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं, यानी कि जो ग्रूव्स होते हैं, उसके अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग है ये हम लोग माउंट करते हैं। ओके, वी अप्लाई द थ्री फेज एसी सप्लाई टू दिस थ्री फेज वाइंडिंग। तो इसी में हम लोग इनपुट देते हैं, जो इनपुट एसी सप्लाई हम लोग देते हैं जो थ्री फेज होता है, क्योंकि हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जो थ्री फेज इनपुट सप्लाई हम लोग देते हैं स्टेटर को, वो डायरेक्टली ये वाइंडिंग में चला जाता है। द थ्री फेजेस ऑफ द वाइंडिंग आर कनेक्टेड इधर इन स्टार और डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड वी यूज। तो हम लोग स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार का अलग यूज होता है, डेल्टा का भी अलग यूज होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया है कुछ लेक्चर में, तो अभी हम लोग इन डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो कनेक्शन होता है वाइंडिंग का वो इधर स्टार या फिर डेल्टा फैशन में हम लोग कनेक्ट करते हैं। When this winding is excited by the three-phase AC supply, it produces a rotating magnetic field. Okay, तो अगर हमने ये स्टेटर वाइंडिंग में से AC सप्लाई पास किया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जो वाइंडिंग है वो हम लोग कंप्लीट 360 डिग्री यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो स्टेटर का जो पोर्शन है ये हम लोग कंप्लीट वाइंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंटर है वो घुमा रहा हूँ, ये पूरा स्लॉट्स में हम लोग जो वाइंडिंग है वो माउंट करते हैं। तो अगर वहां पे करंट पास होगा तो करंट जैसे जैसे फ्लो होगा वो वाइंडिंग में से, वैसे वैसे वहां पे फ्लक्स जनरेट होगा, और हमें लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो फ्लक्स से वो क्या हो रही है, रोटेटिंग इन द नेचर है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्टेटर वहां पे रोटेट नहीं होता, ये ध्यान रखना। स्टेटर हमेशा स्टेशनरी होता है, जो वाइंडिंग है वो भी स्टेशनरी है, लेकिन जो करंट है वो वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है, और हमने जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट 360 डिग्री यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसके वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग इन नेचर हमें दिखाई दिया जाता है। ओके, तो वाइंडिंग रोटेट नहीं हो रही है, स्टेटर भी रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन
जो इफेक्ट दिख रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिखाई देता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर रोटेट्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है कि जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है उसी को हम लोग कहते हैं रोटेटिंग, उसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवीजन हो गया, उसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड ns। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर रोटेट्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है। स्टेटर वाइंडिंग क्या होता है, स्टेटर कोर क्या होता है और स्टेटर फ्रेम क्या होता है, तो आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा स्टेटर से रिलेटेड। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रोटर क्या होता है, रोटर कौन से टाइप के होते हैं। तो अभी कुछ देर पहले एडवांटेजेस में आपने पढ़ा होगा कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो जिस इंडक्शन मोटर में हम स्क्विरल केज रोटर यूज करते हैं वो इंडक्शन मोटर को हम लोग कहते हैं स्क्विरल केज रोटर। ओके, तो स्क्विरल केज रोटर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्क्विरल के केज की तरह होता है, इसलिए इसको नाम दिया है स्क्विरल केज रोटर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। The rotor of the squirrel cage three-phase induction motor is cylindrical and have slots on its periphery. Okay, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा। Second one is the slots are not made parallel to each other but are bit skewed. Skewing prevents magnetic locking of the stator and rotor teeth. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये शाफ्ट का जो एक्सिस है वो एग्जैक्ट एक्सिस पे या फिर जो पैरेलल है, वो ये जो स्लॉट्स है वो बनाए नहीं है। आप देख सकते हो, पॉज करके देखना चाहिए तो, क्योंकि जो स्लॉट्स होते हैं वो थोड़े हम लोग स्लांटेड या फिर थोड़े स्क्यू करके उसे बनाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, तो स्क्यूइंग प्रिवेंट्स द मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द स्टेटर एंड द रोटर टीथ। तो स्टेटर टीथ और जो रोटर टीथ है उसके बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, इसके वजह से हम लोग इसे थोड़ा स्क्यू करके बनाते हैं या फिर थोड़ा हम लोग कुछ एंगल देते हैं, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बनाते। क्योंकि अगर दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया, मतलब क्या होगा, अगर मैग्नेटिक लॉक हो गया तो जो रोटर है वो रोटेट ही नहीं करेगी, तो रोटर भी एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और स्टेटर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और दोनों अपोजिट पोल की तरह एक्ट करेंगे और दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक लॉकिंग सिनारियो है वो बन जाएगा और रोटर है वो रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसे को हम लोग कहते हैं कॉगिंग फिनोमेना भी कहते हैं। अगर टाइम मिले तो हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना जो मैंने कहा है वही एक्चुअल में होता है कॉगिंग, कि मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर, जिसके वजह से जो रोटर है वो रोटेट नहीं हो पाता है, यानी कि उसको स्टार्ट में ही तकलीफ होती है, स्टार्ट करने में ही वो तकलीफ होती है। तो इसके वजह से जो स्लॉट्स होते हैं वो हम लोग एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बनाएंगे, क्यों, स्क्यूड एंगल पे हम लोग बनाते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेक द मोटर रन क्वाइटली बाय रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक हम। तो एक मैग्नेटिक हमिंग साउंड प्रोवाइड होता है अगर हम लोग जो स्लॉट्स है वो पैरेलल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें दो एडवांटेजेस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉगिंग अवॉइड हो सकता है, यानी कि मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर टीथ, एंड द सेकंड वन इज रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक हम। द स्क्विरल केज रोटर कंसिस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम, ब्रास और द कॉपर बार्स। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आपको वाइंडिंग दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉपर या फिर एल्यूमिनियम या फिर ब्रास से बने हुए जो बार्स होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। दिस एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर बार्स आर कॉल्ड एज रोटर कंडक्टर्स। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग वाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करते, वहां पे हम जो रोटर कंडक्टर्स है या फिर जो रोटर बार्स है वो हम लोग यूज करते हैं। तो यह भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द रोटर। तो स्लॉट्स तो ऑब्वियसली बनाए जाते हैं, लेकिन अंदर हम लोग वाइंडिंग यूज नहीं करते, वहां पे हम लोग जो रोटर कंडक्टर्स है या फिर जो रोटर बार्स है वो यूज करते हैं। The rotor conductors are permanently shorted or the short circuited by the copper or aluminum rings called as end rings। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डिस्क के तरह यहाँ पे एक फॉर्मेशन है जिसे हम लोग कहते हैं एंड रिंग्स। तो ये दोनों साइड पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो इंडिविजुअल कॉपर कंडक्टर्स या फिर जो कॉपर बार्स है या फिर जो रोटर बार्स है उसे एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करने के लिए या फिर सबको एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग जो एंड रिंग्स है वो यूज करते हैं। तो एंड रिंग्स का बहुत कुछ एडवांटेजेस भी है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये भी कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम दिए थे जिसमें ये दोनों एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। फर्स्ट वन इज जो रोटर बार से या फिर जो रोटर कंडक्टर्स है ये कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो ये तो आपको आइडिया लगा सकते हो, लेकिन जो एंड रिंग्स है ये कभी कभी पता नहीं होता है कुछ स्टूडेंट्स को, तो ये भी आप ध्यान में रखना। जिस मटेरियल से यूजुअली आप कॉपर बार्स जिस मटेरियल से आप यूजुअली जो रोटर कंडक्टर्स है वो यूज करोगे, उसी मटेरियल से आप जो एंड रिंग्स है वो मैक्सिमम केसेस में यूज करते हैं। यानी कि अगर
जो अंदर के जो रोटर कंडक्टर्स है वो कॉपर के हैं, तो जो एंड रिंग्स है वो भी कॉपर की बनी होगी। अगर अंदर के जो बार्स है वो एल्यूमिनियम से बने हैं, तो जो एंड रिंग्स है वो भी एल्यूमिनियम से होती है मैक्सिमम केसेस में। तो आप ये भी ध्यान रखना कि एंड रिंग्स का मटेरियल क्या होता है और रोटर बार्स का मटेरियल क्या होता है। तो रोटर बार्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड ऑन देमसेल्व्स, तो जैसे हमने देखा एंड रिंग्स के हेल्प से। Hence, it is not possible to add any external resistance in series with the rotor circuit for the starting purposes. तो अगर हमने शॉर्ट सर्किट किया है विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स, तो हम लोग कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। आने वाले जो हम लोग रोटर डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जो रेजिस्टेंस है वो ऐड करके दिखा सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर यानी कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस है वो यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एंड रिंग्स, क्योंकि एंड रिंग्स ने जो एडिशनल जो सर्किट है वो कनेक्ट करने का चांस ही नहीं देता है। ओके, दीज मोटर्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिंग एनी नंबर ऑफ द पोल पेयर्स। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी वाइंडिंग यूज नहीं की गई है, तो जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी जो पोल्स है वो हम लोग मैन्युअली फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो कोई भी मोटर रन करने के लिए एक बेसिक कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो स्टेटर के जो पोल्स है और जो रोटर के पोल्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर स्टेटर पोल्स 4 है तो रोटर पोल्स भी 4 होने चाहिए, अगर वो 10 है तो ये भी 10 होने चाहिए। लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में हम लोग रोटर कंडक्टर्स या फिर रोटर बार्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग कोई भी पोल पेयर्स मैन्युअली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो रोटर है ये खुद से जो पोल पेयर है वो अडॉप्ट कर सकता है। जिस तरह स्टेटर के जो पोल्स है वो चेंज होंगे तो उसी हिसाब से ये रोटर के जो पोल्स है वो भी चेंज करेंगे, यानी कि अगर स्टेटर के पोल 4 है तो ये खुद से 4 पोल डेवलप करेगा। अगर स्टेटर में 8 पोल्स है तो उसी के हिसाब से जो ये पर्टिकुलर रोटर है इसमें भी बाय डिफॉल्ट 8 पोल जनरेट होंगे, तो हमें मैन्युअली कोई भी पोल पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडक्शन मोटर्स आर स्क्विरल केज टाइप। तो हम लोग 90% जो इंडक्शन मोटर्स यूज करते हैं उसमें भी मैक्सिमम टाइम हम लोग स्क्विरल केज टाइप ऑफ द इंडक्शन मोटर यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एडवांटेजेस में भी दिया है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, एज देयर इज नो ब्रशेस एंड स्लिप रिंग दिस मोटर्स रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। जैसे मैंने एडवांटेजेस में भी कहा था कि इसमें ब्रशेस हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो कौन सा होता है, सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, और यहाँ पे कोई भी स्लिप रिंग यूज नहीं कर सकते। तो आगे हम लोग देखेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो वहां पे नाम पे ही कहा है कि स्लिप रिंग हम लोग यूज करेंगे, लेकिन स्क्विरल केज में हम लोग कोई भी ब्रशेस या फिर स्लिप रिंग है वो यूज नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो ये भी ध्यान रखना, इससे भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लेथ मशीन, उसके बाद आता है ड्रिलिंग मशीन, फिर फैन एंड जो ब्लोअर होता है उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, एंड द मशीन टूल्स। तो आपके घर में जो कोई भी फैन रहेगा या फिर जो ब्लोअर रहेंगे उसके अंदर हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो यूज करते हैं। उसका साइज छोटा होगा लेकिन जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेगा। तो आप राइट साइड में एक डायग्राम देख सकते हो, ये भी एक स्क्विरल केज रोटर का ही है, लेकिन इसमें हम लोग एक यूनिफॉर्म जो रोटर है आप देख सकते हो, कोई भी एडिशनल बार्स या फिर स्लॉट और बार का जो फॉर्मेशन है ये यूज नहीं किया है। आप सिंगल पीस में आप जो रोटर है वो देख सकते हो। तो दोनों तरह से हम लोग जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो बनाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो लाइंस देखोगे वो भी स्लैंटिंग है, यानी कि जो स्क्यू किए गए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कॉगिंग और मैग्नेटिक हमिंग जो साउंड है वो कम कर सकते हैं, और जो ऑपरेशन जो होता है या फिर जो रोटेशन होता है वो भी बहुत ही स्मूथ होता है। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस मोटर है। अभी हम लोग देखते हैं स्लिप रिंग और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम लोग स्लिप रिंग्स यूज करोगे। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो 3 रिंग्स है उसे हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग्स। तो ये क्या होते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर द रोटर इज वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ द पोल्स एज दैट ऑफ द स्टेटर। तो अभी मैंने कहा था कि कोई भी रोटर रोटेशन के लिए या फिर कोई भी मोटर के रोटेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि जितना नंबर ऑफ पोल्स है स्टेटर में उतने नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए रोटर में। तो हम लोग मैन्युअली जितने नंबर ऑफ स्टेटर में पोल्स है उसके हिसाब से ये जो रोटर है उसकी वाइंडिंग हम लोग करते हैं। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि जिस स्टेटर में हम लोग ये फिट करने वाले या फिर जिस स्टेटर के साथ हम लोग ये रोटर यूज करने वाले हैं वो पर्टिकुलर स्टेटर में कितने नंबर ऑफ पोल्स है, तो उसी के हिसाब से हमें ये रोटर की जो वाइंडिंग है वो करनी पड़ती है। द 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ स्लिप रिंग्स कनेक्टेड ऑन द सेम शाफ्ट एज दैट ऑफ द रोटर। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये सेम शाफ्ट है जो हमने रोटर के लिए यूज करा है, उसी पे हमने जो 3 स्लिप रिंग्स है ये माउंट किए। 3 स्लिप रिंग्स क्यों, बिकॉज ऑफ द 3-phase, एज सिंपल एज दैट।
द थ्री एंड्स ऑफ द थ्री फेज वाइंडिंग्स आर परमानेंटली कनेक्टेड टू दीज स्लिप रिंग्स। तो ये हम लोग अंदर वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, तो ये ऑब्वियसली हर एक फेज के लिए हम लोग एक एक वाइंडिंग यूज करते हैं, तो उससे ही कनेक्ट करके हम लोग ईच फेज के लिए एक एक जो स्लिप रिंग है वो अंदर से कनेक्ट कर, यानी कि जो वाइंडिंग का एक टर्मिनल होता है ये हम लोग ये तीनों के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरा है वो हम लोग इधर स्टार में या फिर डेल्टा फैशन में कनेक्ट करते हैं रोटर के अंदर ही। द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इजीली कनेक्टेड थ्रू द ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स एंड हेंस यूज फॉर द स्पीड कंट्रोलिंग एंड इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इन्होंने क्या कहा है, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी इजीली कनेक्टेड। तो लास्ट जो हमने रोटर डिस्कस किया था वह मैंने कहा भी था कि वहां पे हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एंड रिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे स्लिप रिंग्स है तो स्लिप रिंग्स का यूज करके हम लोग जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ऐड करते हैं। तो एक्चुअल में इसका ये पर्टिकुलर रोटर बनाने का मतलब ही यही था कि हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस हम लोग वहां पे यूज कर सके। तो एडिशनल रेजिस्टेंस हमें पिक्चर में क्यों लाना चाहिए या फिर एडिशनल रेजिस्टेंस लाने का मतलब क्या है, क्या एडवांटेजेस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा भी है इट इज यूज फॉर द स्पीड कंट्रोलिंग एंड इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हम स्पीड कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी इंप्रूव होने में मदद होती है। तो ये कैसे होता है ये अब हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कैसे चेंज होता है, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो इससे आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हो कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें जो हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। द ब्रशेस आर फर्दर कनेक्टेड टू थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। तो ये जो ब्रशेस है ये हम लोग आगे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं उसमें कनेक्ट होता है। तो उसका जो एक पार्ट है ये स्लिप रिंग्स को कनेक्टेड होता है, जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ये अंदर आप देख सकते हो जो डॉटेड लाइन से है, और जो स्टार फैशन में कनेक्टेड है ये है रोटर की वाइंडिंग, ये बीच में है ये शाफ्ट है, और उसके ऊपर स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है, ये आप मार्किंग देख सकते हो। जो रेड कलर में है ये ब्रशेस है जो यूज करता है करंट को रोटर की वाइंडिंग के अंदर और बाहर करंट ले जाने में, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट यूज किए हैं। While starting of the induction motor, the external resistances helps to decrease the starting current and increases the starting torque। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हेल्प करता है। क्यों? ओम्स लॉ, सिंपल ओम्स लॉ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट है वो कम हो जाएगा। When running under the normal conditions, the slip rings are automatically short circuited by means of the metal collar which connects all the slip rings together and the brushes are also removed। तो स्टार्टिंग में ही सिर्फ जो स्लिप रिंग्स है और जो ब्रशेस है या फिर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है वो पिक्चर में आ जाएंगे टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। जैसे ही जो रोटर है वो नॉर्मल कंडीशन पे रोटेट करना चालू करेगा तब ये जो स्लिप रिंग्स है जो ब्रशेस है वो ये पर्टिकुलर शाफ्ट से डिटैच हो जाएंगे और नॉर्मली जो मोटर है वो रन करना चालू करेगी। दिस रिड्यूसेस द वियर एंड टियर ऑफ द ब्रशेस। तो जैसे मैंने कहा था कि जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं या फिर जो वेयर एंड टेयर है ये भी कम हो जाते हैं। तो हम लोगों ने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, तो इसका एडवांटेजेस होंगे, तो वही अभी हम लोग देखते हैं। इट हैज द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। तो ये हमने बहुत बार अभी डिस्कस किया है कि इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये ज्यादा होता है और जो स्टार्टिंग करंट होता है वो कम होता है, और अगर जितना स्टार्टिंग करंट कम होगा उतना ही अच्छा होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग एडिशनल रेजिस्टेंस टू द कंट्रोल स्पीड। तो हम लोग स्पीड कंट्रोलिंग के लिए भी जो एडिशनल रेजिस्टेंस है उसका हेल्प ले सकते हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहाँ होता है देख लेते हैं। द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर यूज वेयर द हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली इसका जो मेन एडवांटेज है उसी की वजह से हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी वहां पे हम लोग ये मोटर है वो यूज करेंगे। तो कहाँ पे होती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज होइस्ट। होइस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी हेवी चीज को लिफ्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी हेवी चीज को उठाने के लिए, तो ये होता है होइस्टिंग के लिए। सेकंड वन इज क्रेन्स। तो क्रेन्स में भी हम लोग यूज करते हैं टू लिफ्ट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और एलिवेटर, तो एलिवेटर में भी हम लोग जो इंडक्शन मोटर है स्पेशली स्लिप रिंग टाइप ऑफ द इंडक्शन मोटर है ये हम लोग वहां पे यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। तो अभी आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। तो ऑब्वियसली ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है।
तो इसका करेक्ट आंसर अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो ये होता है स्टेटर का फ्रेम, उसके बाद आता है स्टेटर का कोर, और उसके अंदर ही आप देख सकते हो ये यहाँ पे है, इसे हम लोग कहेंगे स्टेटर वाइंडिंग। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टेटर वाइंडिंग। ये बाहर का है, ये है स्टेटर फ्रेम, उसके बाद आता है रोटर। तो ये होता है हमारा रोटर, और रोटर के अंदर रोटर वाइंडिंग भी। और अगर हमने वाइंडिंग दिखाई है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगर रोटर बाहर से तो होगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्टेटर और रोटर ये दोनों के बीच में, यानी कि आप ये यहाँ पे हर एक जगह पे आप एक गैप देख सकते हो, करेक्ट। तो ये जो गैप है इसे हम लोग कहते हैं एयर गैप, इसे हम लोग कहते हैं एयर गैप। तो ये जो एयर गैप होते हैं वो ऑब्वियसली एयर की कुछ गैप होती है। तो रोटर को स्मूथली रोटेट करने के लिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए रहेगा, तो इसलिए हम लोग स्टेटर और रोटर के बीच में कोई गैप हम लोग प्रोवाइड करते, जिसके वजह से जो रोटर है वो इजीली रोटेट होता है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रोटर कैसे रोटेट होता है, यानी कि इंडक्शन मोटर स्टार्ट कैसी होती है। So when a three-phase stator winding are fed up by a three-phase supply, then a magnetic flux of a constant magnitude but the rotating at a synchronous speed is set up। तो ये मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर हम स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देंगे तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, यानी कि फील्ड होगी वो हमें दिखेगी कि एज वो रोटेट कर रही है। तो इसे हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, जिसका स्पीड होगा ns, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। तो अभी इसके आगे The flux passes through the air gap, sweeps past the rotor surface। तो एक एक करके समझ लेते क्या होता है। The flux passes through the air gap। तो एयर गैप क्या है ये क्लियर हो गया। तो फ्लक्स क्या होगा, अगर स्टेटर वाइंडिंग में अगर हम लोग सप्लाई देंगे तो वहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। वो फ्लक्स बहुत ही आजू बाजू में स्प्रेड होने लगेगा ऑब्वियसली, और जो एयर गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही थिन होता है। तो इसको हम लोग चाहिए तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बहुत ही निग्लिजिबल गैप होता है। तो अगर स्टेटर वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो वो एयर गैप से पास होके रोटर में है वो, यानी कि जहाँ पे रोटर है वहाँ पे भी वो फ्लो करने लगेगा, जो रोटर फ्लक्स है वो, या फिर यहाँ पे भी सेटअप होने लगेगा। तो यही इन्होंने कहा है, द फ्लक्स पासेस थ्रू द एयर गैप, स्वीप्स पास द रोटर सरफेस एंड सो कट्स द रोटर कंडक्टर्स विच एज येट आर स्टेशनरी। तो अभी तक के लिए जो रोटर है वो स्टेशनरी है, अभी तक जो रोटर है वो रोटेट नहीं हुआ है, क्योंकि यही हमारा फाइनल स्टेप है ये क्वेश्चन का, हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। तो अभी तक तो जो रोटर है वो स्टेशनरी है, लेकिन जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग इन नेचर है, करेक्ट। रोटर फिक्स है, लेकिन जो स्टेटर में जो फ्लक्स है या फिर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रहा है। तो जिसके वजह से क्या इन्होंने कहा है, स्वीप्स पास्ट द रोटर सरफेस एंड सो कट्स द रोटर कंडक्टर। तो ये जो फ्लक्स है ये घूमेगा रोटर के अराउंड, जिसके वजह से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो रोटर है वो फ्लक्स को कट कर रहा है, करेक्ट। रोटर स्टेशनरी है, फ्लक्स घूम रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं एक कोई भी कंडक्टर अगर हम लोग अज्यूम किया तो उसके पर्सपेक्टिव में जो फ्लक्स है वो कट कर रहा है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा है और जो कंडक्टर है ऑफ द रोटर वो स्टेशनरी है। ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स, मीन्स स्टेटर में जो है वो, एंड द स्टेशनरी कंडक्टर्स ऑफ द रोटर। तो ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड, यानी कि दोनों के स्पीड के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, रिलेटिव स्पीड हम लोग उसे कहते हैं। An EMF is induced in the rotor conductors according to the Faraday's law of electromagnetic induction। तो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, अभी हम लोग इन डिटेल में नहीं डिस्कस किए हैं। जिनको पता नहीं है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अगर आप भूल गए होंगे तो लास्ट का लेक्चर जरूर देखना, मैंने कहा भी था, इसलिए मैंने वो लेक्चर अलग से डिजाइन किया है ताकि हम लोग यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जिनको चाहिए वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना। तो अभी रिलेटिव स्पीड किसके किसके बीच में आ गया, एक होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है स्टेशनरी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेशनरी कंडक्टर, यानी कि हम लोग उसको 0 आरपीएम भी कह सकते हैं, करेक्ट। अभी तक तो कोई स्पीड वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ या फिर कोई भी स्पीड पे वो घूम नहीं रहा है रोटर। और जो रोटेटिंग फ्लक्स है, जो रोटेटिंग फ्लक्स का जो स्पीड क्या है, लेट अस अज्यूम ns है, या फिर हम लोग एक कोई टेंटेटिव नंबर ले लेते हैं, चाहिए तो 1500 आरपीएम ले लेते हैं। तो जो 1500 आरपीएम पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है उसका स्पीड है वो 1500 आरपीएम है, और जो स्टेशनरी कंडक्टर है उसका आरपीएम है 0 आरपीएम, यानी कि कोई भी वो रोटेट नहीं कर रहा है। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों के बीच में
अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्पीड का, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है जिसके वजह से फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, जिसके वजह से रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो हम लोगों ने ईएमएफ इंडक्शन देखा भी था लास्ट लेक्चर में। फैराडेज ने कहा, क्या कहा था? फैराडेज ने कहा था E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, करेक्ट। जो एन होता है वो होता है टर्न्स होता है। तो आप अगर हम लोगों ने कोई भी एक कंडक्टर लिया तो उसके रिगार्डिंग एन का वैल्यू हो जाएगा 1, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी फाई बाई डी टी। चलो एन का वैल्यू हम लोग हटा देते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी फाई बाई डी टी। साइन का कोई भी टर्म हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ ईएमएफ जनरेट हो रहा है या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो फैराडेज ने कहा था कि अगर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो रोटर के एक पर्टिकुलर कंडक्टर में, जो मैंने यहाँ पे अभी मार्क किया है, हम लोग ये कंडक्टर का कंसिडर करेंगे। तो इसके हिसाब से जो फ्लक्स है वो कट कर रहा है, क्योंकि जो स्टेटर में जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है और जो रोटर का जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी है। तो यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, जिसके हिसाब से ये रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि ये रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा सेम ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा। ये कब कंडीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है? इट इज ओनली फॉर द स्टैंड स्टिल कंडीशन। यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब क्या होता है कि अभी रोटर रोटेट किया चालू नहीं है ना, रोटेशन अभी उसने चालू नहीं किया है। तो जब तक जो रोटर है वो स्टेशनरी है तब तक के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी की तरह होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना कि जब भी जो रोटर है वो स्टेशनरी है या फिर स्टैंड स्टिल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे क्या कहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो रोटर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड इट इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर, यानी कि जो फ्लक्स घूम रहा है और जो कंडक्टर उसके बीच में कितना वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, और उसका डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था इंड्यूस ईएमएफ का, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो उस पर मैंने कहा था E इज इक्वल टू होता है बी एल वी, करेक्ट। जहाँ पे V हम लोग कह सकते हैं ये है रिलेटिव वेलोसिटी, लेंथ है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो यहाँ पे तो ये कोई मैटर नहीं करता है। अभी हम लोगों ने लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये फॉर्मूले के लिए मैटर करता है ऑब्वियसली। और जो B होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें स्टेटर से मिलती है। जो वेलोसिटी है वो फिलहाल के लिए तो रोटर स्टेशनरी है और फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा है। तो मैंने डायनेमिकल इंड्यूस ईएमएफ भी कहा था कि दोनों में से कोई एक रोटेटिंग होना चाहिए, दूसरा अगर स्टेशनरी हुआ तो भी चलेगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होनी चाहिए या फिर जो कंडक्टर है वो रोटेटिंग होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है तो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, हमें वेलोसिटी मिलेगी, जो फ्लक्स है वो भी मिलेंगे और जो लेंथ है वो तो कंडक्टर का हमें मिल जाएगा। तो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम एक बार हम लोग वापस से ले लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। द रोटर बार, तो हम लोग ये पर्टिकुलर कंडक्टर ले रहे थे, चाहे तो कोई भी आप ले सकते हो, डजेंट मैटर। ये है हमारा रोटर, ठीक है। द रोटर बार्स और कंडक्टर्स फॉर्म अ क्लोज सर्किट बिकॉज ऑफ द एंड रिंग्स, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो बिकॉज ऑफ द क्लोज सर्किट, यानी कि जो एंड रिंग्स है वो क्लोज सर्किट बनाते हैं, द रोटर करंट इज प्रोड्यूस। तो जो करंट है वो रोटर में फ्लो होने चालू होता है, या फिर जो हम लोग उसे इंड्यूस करंट भी कहते हैं। तो इंड्यूस करंट क्यों होता है? बिकॉज वहां पे ईएमएफ है वो इंड्यूस हो गया है। ये हर एक रोटर के हर एक कंडक्टर में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो गया है, और हम लोगों ने जो रोटर बार्स है ये हम लोगों ने एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट किया है, जिसके वजह से वहां पे जो करंट है वो फ्लो हो गया। नाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर, ध्यान से पढ़ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर, यानी कि यहाँ पे हमें फील्ड मिल गई, और करंट इन द रोटर कंडक्टर्स, तो करंट भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा द फोर्स ऑन अ रोटर कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हम लोगों ने देखा था अच्छे से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम किसके लिए यूज करते हैं? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं मोटर के लिए, और जो राइट हैंड रूल होता है वो हम लोग यूज करते हैं जनरेटर के लिए, करेक्ट। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, तो जिसके वजह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हर एक यहाँ पे जो रोटर का जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हर एक कंडक्टर पे, रोटर के हर एक कंडक्टर पे
फोर्स है वो एग्जर्ट होगा, तो जो फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो रोटर है वो रोटेट होना चालू होगा। तो फोर्स अगर उसे मिला, या फिर हम लोग उसे टॉर्क भी कह सकते हैं, तो अगर उसे टॉर्क मिल गया तो जिसके वजह से जो रोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ईच रोटर कंडक्टर विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड हेंस रोटर स्टार्ट्स टू रोटेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी हमारा जो रोटर है वो रोटेट करना चालू हो गया, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो रोटर है वो कैसे रोटेट होता है, या फिर इंडक्शन मोटर है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो इसमें आगे इन्होंने क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो फील्ड का डायरेक्शन है, लेट अस अज्यूम ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फील्ड है वो एनएस, यानी कि ये डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो रोटर है वो भी सेम डायरेक्शन में है वो रोटेट करना चालू करेगा। तो ये जो क्यों चालू करेगा सेम डायरेक्शन में, ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ द रोटर है और जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड, था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास था रोटर कंडक्टर। तो हमें क्या मिला था, सबसे पहले फ्लक्स कटिंग एक्शन। करेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फ्लक्स कटिंग एक्शन। फ्लक्स कटिंग एक्शन हमें मिलता है, तो फ्लक्स कटिंग एक्शन की वजह से हमें क्या होता है, ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, ई होता है वो होता है डी फाई बाय डी टी। करेक्ट, इसके वजह से जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईएमएफ इंड्यूस। तो फ्लक्स कटिंग एक्शन की वजह से जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ का वैल्यू हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू बी एल वी। साइन थीटा भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इज इक्वल टू बी एल वी ही कंसिडर करेंगे। अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ और एंड रिंग से हम लोगों ने जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किट की है, तो जिसकी वजह से वहां पे जो करंट है वो भी इंड्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट है वो इंड्यूस होगा। करेक्ट, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट इंड्यूस होने के बाद ड्यू टू अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई और हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी आ गए। तो करंट कैरिंग कंडक्टर और फ्लक्स की वजह से जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि टॉर्क प्रोडक्शन। करेक्ट, या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये हम लोग को कैसे मिलता है, ये मिलता है हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से जो रोटर है वो रोटेट होगी, रोटर है वो रोटेट करेगी, रोटर रोटेट्स। यानी कि जो हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो अभी स्टार्ट हो गया। करेक्ट, और जो डायरेक्शन है वो सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम टू सेम रहेगा। करेक्ट, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे रोटर रोटेट होना चालू होता है, ये ऐसे घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अभी तक तो हमें समझा कि जो इंडक्शन मोटर है वो रोटेट होना चालू हो गई, हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमें ये आंसर नहीं मिला कि वो सिंक्रोनस मोटर पे क्यों नहीं घूमती है। वो एसिंक्रोनस मोटर हम लोग किससे कहते हैं, या फिर वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे वो क्यों रोटेट होती है, इसका आंसर अभी तक हमें पता नहीं है। तो अभी हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं उसका आंसर क्यों है। रोटर करंट इज प्रोड्यूस इन सच ए डायरेक्शन, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो करंट है वो इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द एंडरिंग। एंडरिंग की वजह से जो सर्किट है वो क्लोज होगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो इंड्यूस होगा वो पर्टिकुलर रोटर में। तो वही रोटर करंट के बारे में बात चल रही है। रोटर करंट इज प्रोड्यूस इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज प्रोड्यूसिंग इट अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ। तो लेंज लॉ भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो वही हम लोग बात करें। अभी हम लोग इन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने स्टेटमेंट में लिख के दिया था वहां पे कि इट अपोजेस द वेरी कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो करंट प्रोड्यूस होने का सबसे मेन रीजन क्या है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, करेक्ट, लेकिन उसके लिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसका भी मेन रीजन क्या है, फ्लक्स कटिंग एक्शन। करेक्ट, तो करंट का हम लोग मेन कॉज क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स कटिंग एक्शन की वजह से हो रहा है। करेक्ट, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन दिस केस द कॉज विच प्रोड्यूसेस द रोटर करंट is the relative velocity between the rotating flux of the stator and the stationary rotor conductors। करेक्ट, तो क्योंकि दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि दोनों के बीच में स्पीड डिफरेंस है, उसी की वजह से जो फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो जनरेट हो रहा है। अगर दोनों के बीच में स्पीड कुछ भी नहीं है तो वहां पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा नहीं। अगर दोनों स्टेशनरी है तो भी नहीं होगा, अगर दोनों सेम स्पीड पे घूम रहे तो भी वहां पे नहीं होगा।
हेंस टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड द रोटर स्टार्ट्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अभी मैंने कहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में होता है और जो रोटर है वो भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर दे। तो उसका रीजन आपको मिल गया, क्या है? टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कम करने के लिए जो रोटर है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चालू करता है जिस डायरेक्शन में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही घूम रही है। द रोटर स्टार्ट्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फ्लक्स एंड ट्राइज टू कैच अप द रोटेटिंग फ्लक्स। तो रोटेटिंग फ्लक्स को कैच करने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे लास्ट में देखोगे, बट इट विल नेवर अटेन द सिंक्रोनस स्पीड। तभी तो हम लोग उसे एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं या फिर एसिंक्रोनस स्पीड पे वो घूमती है, ऐसे हम लोग कहते हैं, करेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है? अज्यूम करो ये स्टेटर कंडक्टर है, इसमें जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो 1500 आरपीएम पे मूव कर रहा है, ओके। ये एनएस स्पीड है और ये जो स्टेटर का है कंडक्टर, यहाँ पे रोटर का है, इसका एनआर स्पीड है। स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा? स्टार्टिंग में इसका होगा स्पीड होगा वो होगा 0 आरपीएम होगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे रोटर घूमना चालू करेगा उसका स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे जैसे रोटर घूमना चालू करेगा वो 0 से 10 पे आ जाएगा, 10 से 50 पे आ जाएगा, 50 से 150 हो जाएगा, फिर उसके और बढ़ते बढ़ते वो 500 हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा वो 1000 तक आ जाएगा, फिर और बढ़ेगा वो अप टू 1300 1400 तक आ जाएगा। और इन्होंने क्या कहा है कि इट ट्राइज टू कैच अप द रोटेटिंग फ्लक्स, यानी कि वो 1500 तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इट ट्राइज टू। तो हम लोग कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, इट ट्राइज टू अचीव एनएस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। तो हम लोग लिखते हैं कि अगर वो 1500 आरपीएम तक पहुंच जाएगा, ओके, अगर जो एनआर का है यानी कि जो रोटर का जो स्पीड है वो अगर 1500 तक पहुंच गया बाय डिफॉल्ट, अगर समझ लो वो पहुंचता तो नहीं है लेकिन अगर वहां पे अगर पहुंच गया 1500 आरपीएम पर, तब क्या हो जाएगा? जो सिंक्रोनस स्पीड है और जो रोटर का स्पीड है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अगर दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा तो वहां पे कोई भी फ्लक्स कटिंग एक्शन है वो नहीं होगा, यानी कि d∅dt है वो चला जाएगा। अगर दोनों सेम स्पीड पे घूम रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई है और जो रोटर कंडक्टर्स है वो चेंज इन फ्लक्स वहां पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, करेक्ट। तो अगर चेंज इन फ्लक्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो d∅dt नहीं होगा। अगर d∅dt नहीं होगा तो ईएमएफ कुछ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो जो करंट है वो भी इंड्यूस नहीं होगा, करेक्ट। अगर करंट नहीं इंड्यूस नहीं होगा तो फ्लक्स और करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, जिसके वजह से जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो भी बंद हो जाएगा। और अगर टॉर्क प्रोडक्शन बंद हो गया तो जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होना चालू करेगा, यानी कि अगर वो 1500 आरपीएम पे पहुंच गया लेकिन जैसे ही वो 1500 आरपीएम टच करेगा उसका फ्लक्स कटिंग एक्शन कट हो जाएगा, ईएमएफ कट हो जाएगा, जो करंट है वो भी बंद हो जाएगा, जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो भी बंद हो जाएगा। तो टॉर्क प्रोडक्शन बंद हो गया तो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा, लेकिन मतलब क्या होगा? 1500 से वो वापस 1490 पे आ जाएगा, वापस बाद में 1480 पे आ जाएगा, फिर वापस से वो कम होने के लिए चालू करेगा। तो जैसे ही ये दोनों के बीच में अगर वापस से स्पीड डिफरेंस आ जाएगा तो स्पीड डिफरेंस आने के बाद वापस से फ्लक्स कटिंग एक्शन वो एक्सपीरियंस करेगा, फिर वापस से जो ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर वापस से करंट इंड्यूस होगा, वापस से टॉर्क होगा, फिर वो वापस से जो स्पीड है वो कैचअप करने की कोशिश करेगा और वो 1500 आरपीएम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट ट्राइज टू अचीव द सिंक्रोनस स्पीड बट इट नेवर अटेन्स द सिंक्रोनस स्पीड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्राई करता है सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच नहीं सकता। तो ये समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि इसे हम लोग एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहते हैं और ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट क्यों नहीं होती, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये थ्योरी पोर्शन था जो समझने के लिए, मुझे लगता है कि जो आने वाले जो हम लोग टर्म्स डिस्कस करेंगे उससे समझने से पहले इंडक्शन मोटर कैसे बिहेव करते हैं या फिर उसमें कैसे रोटेशन होता है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, यानी कि डायरेक्टली आपको पूछेंगे नहीं कि इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, बहुत ही लेंदी आंसर हो जाएगा या फिर कन्वेंशनल पेपर के लिए ऐसे पूछते हैं, लेकिन एक
कनेक्शन बनाने के लिए एक सब्जेक्ट के साथ मुझे लगता है कि ये टॉपिक पढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया रहेगा। इलेक्ट्रिकल के बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको तो 100% ये समझना ही है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, आने वाले एग्जाम्स में भी काम आ सकता है, और एक एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये पता होना ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्लीप क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ns एंड द एक्चुअल स्पीड n, यानी कि रोटर का जो स्पीड होता है, चाहे तो हम लोग इसे nr भी कह सकते हैं, इज नोन एज स्लीप। तो जो डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड और जो रोटर स्पीड है उसके बीच में जो स्पीड में डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं स्लीप। तो स्लीप का यूनिट कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्लीप है जो वो रेशियो होता है दोनों आरपीएम के बीच में। तो स्लीप इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। द टर्म स्लीप इज अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ द वे इन विच द रोटर स्लिप्स बैक फ्रॉम द सिंक्रोनिज्म। तो स्लीप का मतलब क्या है कि सिंक्रोनिज्म से कितना वो दूर चल रहा है रोटर का जो स्पीड, यानी कि हाउ मच इट स्लिप्स बैक यानी कि थोड़ा पीछे चलना। तो इसी की वजह से हम लोग उसे एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। करेक्ट। तो जो स्लीप का फॉर्मूला है वो होता है S इज इक्वल टू NS माइनस NR, NR यानी कि रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड का डिफरेंस आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और नीचे NS है, इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ये होता है स्लीप का फॉर्मूला। यह ध्यान रखना, जो NS माइनस NR टर्म होता है उसे हम लोग स्लीप स्पीड भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, लिख लेना, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में। तो इसे हम लोग स्लीप स्पीड कहते हैं, यानी कि NS माइनस NR। तो एग्जाम में शायद से आपको रोटर स्पीड का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये स्लीप का फॉर्मूला समझ लिया तो आप उससे डिराइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये S यहाँ पे लिख लिया मैंने, ये न्यूमरेटर में लिया NS का जो वैल्यू है वो, फिर यहाँ पे NS माइनस NR। क्लियर। तो यहाँ पे NR में एक साइड पे ले लेता हूँ, NR यानी कि रोटर स्पीड, फिर NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस स्लीप टाइम्स ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। तो इससे हम लोग जो NS है यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो बाहर निकाल सकते हैं और हमें मिलेगा 1 माइनस S। तो ये भी आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी करेंगे NS अपॉन NR का रेशियो कितना होता है, तो NS अपॉन NR का रेशियो होगा 1/1 माइनस S। तो आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछेंगे, अगर आपको स्लीप NS और NR ये अगर आपको टॉप में जो दिया गया फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो आप एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है वो। तो अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, यानी कि रोटर में जो करंट फ्लो होता है वो कौन से फ्रीक्वेंसी से फ्लो होता है। व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज द सेम ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने कहा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो भी स्टैंड स्टिल कंडीशन पे यानी कि स्टेशनरी कंडीशन पे उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो वैसे ही होता है रोटर करंट के केस में। बट व्हेन द रोटर स्टार्ट्स रिवॉल्विंग, यानी कि रोटर जब रोटेट करना चालू करता है, देन द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड और ऑन द स्लीप स्पीड। तो क्या होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। लेट एट एनी स्लीप स्पीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट बी एफ डैश। तो हम लोग उसे एफ डैश से डिनोट करते हैं। एफ डैश यानी कि जो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो यहाँ पे दिया है NS माइनस N, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस जो रोटर की स्पीड है वो NS माइनस N इज इक्वल टू 120 F डैश अपॉन P। तो आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, विच इज 120 F अपॉन P। तो जो P का वैल्यू है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो हमें मिलता है F डैश एंड इट इज डिनोटेड बाय NS माइनस N इज इक्वल टू 120 F डैश अपॉन P। तो आगे यहाँ पे क्या किया है, F डैश और F यानी कि ये दोनों जो इक्वेशन है इसको एक दूसरे से डिवाइड किया, यानी NS माइनस N ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय NS यानी कि ये इक्वेशन। तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन का रेशियो निकालेंगे तो हमें ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के भी देता हूँ कि जो F डैश का वैल्यू है वो हमें मिलेगा स्लीप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि रोटर में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी रोटर करंट की वो हमें मिलेगी F डैश विच इज इक्वल टू स्लीप टाइम्स ऑफ द F। यानी कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी F है वो 50 हर्ट्ज अज्यूम की और जो स्लीप है उसका वैल्यू अगर हम लोगों ने 0.02 अज्यूम की तो F डैश का वैल्यू हमें मिलेगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो जाएगा 1 हर्ट्ज। क्लियर।
तो स्लिप का अगर वैल्यू 0.02 दिया रहेगा और अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हमें जो एफ डैश का वैल्यू मिलेगा, यानी कि रोटर में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें मिलेगी 1 हर्ट्ज। तो आप डायरेक्टली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी देखते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स पर स्टेटर पोल एंड द रोटर करंट। तो जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स पर स्टेटर पोल एंड द रोटर करंट के, ये होता है प्रोडक्ट। However, there is one more factor that has to be taken into account, that is the power factor of the rotor। तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट वन इज फ्लक्स पर स्टेटर पोल, सेकेंड वन इज रोटर करंट। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है 2 वो हम लोग रोटर के लिए यूज करते हैं, जो प्राइमरी यानी कि स्टेटर के लिए हम लोग 1 यूज कर सकते हैं, रोटर के लिए या फिर सेकेंडरी के लिए हम लोग 2 ये सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। और जो cos φ2 यानी कि रोटर का पावर फैक्टर कितना है वो, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक k कांस्टेंट अज्यूम किया है। तो जो टॉर्क का वैल्यू हमें मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू k इंटू φi2 cos φ2। तो इधर किसका क्या मतलब है यहाँ पे दिया गया है। डिनोटिंग रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल बाय E2, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर में एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, उसे हम लोग कहेंगे E2। वी हैव दैट E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, क्योंकि E क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d∅dt। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू द जो E का वैल्यू है वो चेंज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स φ। तो हम लोग φ को है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे E2 से, तो हमें मिलेगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E2 I2 cos φ2, और हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करके लिखेंगे T इज इक्वल टू K1 E2 I2 cos φ2। ओके, तो यहाँ पे हमें ये टॉर्क का जो इक्वेशन है ये मिल गया। तो अभी देखते हैं स्टार्टिंग करंट क्या होता है। द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग करंट। नाम से ही पता चलता है, बहुत इजी है। तो जो स्टार्टिंग में हमें जो टॉर्क मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क। इन सम केसेस इट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल रनिंग टॉर्क, वेयर एज इन सम अदर केसेस इट इज समहाउ लेस। तो अगर हमें कुछ केसेस में टॉर्क ज्यादा भी मिल सकता है नॉर्मल रनिंग कंडीशन से, कुछ कंडीशन में नॉर्मल रनिंग कंडीशन से कम भी टॉर्क हमें मिल सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होता है। E2 होता है रोटर ईएमएफ पर फेज एट स्टैंड स्टिल, R2 होता है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, रोटर का रेजिस्टेंस होता है इसलिए हम लोगों ने 2 लिखा है यहाँ पे, E2 के साथ भी 2 लिखा है। X2 इज रोटर रिएक्टेंस, वो भी लिखा है हम लोगों ने 2 से। तो R2 और X2 यानी कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा Z2 का वैल्यू। ओके, तो ये हमें मिलेगा इम्पीडेंस, इसे हम लोग कहेंगे रोटर इम्पीडेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए यहाँ पे बोल्ड करके कलरफुल लिखा है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन का अभी हम लोग केस कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का टॉर्क है ना, तो अभी तक रोटर है वो रोटेट हुआ नहीं, तो स्टार्टिंग में कितना टॉर्क लगेगा रोटेट करने के लिए ही, यही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो I2 मिलेगा E2 अपॉन Z2 बाय ओम्स लॉ। E2 का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, Z2 का वैल्यू भी यहाँ पे लिख लिया, करेक्ट। cos φ होता है R अपॉन Z, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर भूल गए होंगे तो जाके देख लेने प्रीवियस क्वेश्चन, पावर फैक्टर क्या होता है। तो cos φ होता है R2 अपॉन Z2, तो इसलिए R2 लिख लिया और डिवाइडेड बाय Z2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी डाउट है, तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, जो I2 और cos φ2 का वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यू है I2 का और ये वैल्यू है cos φ2 का। तो अगर आपको चाहिए तो आप पीछे स्लाइड करके देख सकते हो। तो ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू। स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो कंडीशन लिए है ये सब स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करें, तो इसके वजह से आप जो टॉर्क फाइंड आउट करेंगे ये भी होगा स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर। तो अगर हम लोगों ने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो E2 का मिलेगा हमें E2 स्क्वायर, R2 भी हमें मिल गया, और ये जो है वो K1 है, ये है कांस्टेंट है। और नीचे ये जो रूट है ये 2 बार हमें मिला है, तो जिसकी वजह से जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें TST का जो फॉर्मूला कुछ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, जहाँ पे हमें K1 है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो K1 का कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये होता है K1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2π/ns, 3 डिवाइडेड बाय 2π/ns। तो जो ns है वो होता है सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन वो होता है RPS में। ये कभी भी मत भूलना, ये जो सिंक्रोनस स्पीड हमें जो नीचे लिखा हुआ होता है डिनोमिनेटर में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ns में, वो होता है RPS यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। अगर आपको RPM में दिया जाए, इफ ns इज इन RPM, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ns इन RPM
डिवाइडेड बाय, अगर आप 60 करोगे तो आपको मिलेगा NS इन RPS, यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं इसलिए हम लोगों ने 60 से इसको डिवाइड कर दिया। तो K1 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ये फॉर्मूला में, तो आपको ये कुछ फॉर्मूला मिलेगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिंक बॉक्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन। तो आप ये ध्यान में रख सकते हो, हम लोगों ने डिराइव किया है, अगर आपने वो मेथड समझ लिया तो भी आप इजीली एग्जाम में 15 से 20 सेकंड में डिराइव कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो अभी देखते हैं कंडीशन फॉर द मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट होने के टाइम ही हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो उसे कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन है द रोटर रिएक्टेंस पर फेज शुड बी इक्वल टू द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, यानी कि रिएक्टेंस का वैल्यू यानी कि X2 शुड बी इक्वल टू R2। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना, द वैल्यू है ये है पर फेज वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये बहुत काम में आता है कि वो पर फेज होता है या फिर टोटल वैल्यू आता है। मैक्सिमम टाइम वो डायरेक्टली टोटल वैल्यू देते हैं, तो हमें उसे पर फेज क्वांटिटीज में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना जो रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस होता है वो पर फेज वैल्यू को हम लोग इक्वेट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन स्टार्टिंग टॉर्क। तो अगर हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज चेंज किया तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क पे क्या असर हो जाएगा, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखना क्या होता है। ये हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं करते, क्वेश्चन पूछे जा चुके इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो TST का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया क्या होता है। तो यहाँ पे जो E2 है वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं V से, क्योंकि E2 क्या होता है, इंड्यूस EMF इन द रोटर, और सप्लाई वोल्टेज V यानी कि जो स्टेटर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज चेंज हो गया तो ऑब्वियसली जो इंड्यूस EMF है वो भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जो E2 है उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे V से। तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा जो E है, आप देख सकते हो वो V से रिप्लेस किया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर, यानी कि अगर सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू अगर हम लोगों ने चेंज किया तो उसके हिसाब से जो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से चेंज किया तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर टाइम से चेंज हो जाएगा। तो TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर। तो अभी देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन द रोटर पैरामीटर। तो स्लीप के वजह से डिफरेंट रोटर पैरामीटर्स पे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आता है रोटर फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, तो वापस से एक बार मैं लिख लेता हूँ। F होता है वो होता है मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल पे हम लोग कह सकते हैं, स्टैंड स्टिल पे ये फ्रीक्वेंसी इंड्यूस करेगा, और जब रोटर रोटेट करेगा उसको मैं FR कहता हूँ। रोटर जब रोटेट करना चालू करेगा तो वहाँ पे स्लिप जनरेट होगा, तो जो FR का वैल्यू है वो हमें मिलेगा S टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने कुछ मिनट पहले डिस्कस किया था, जो करंट का फ्रीक्वेंसी होता है उसके केस में। बाद में रोटर इंड्यूस EMF क्या होता है, तो इसे मैं कहता हूँ E2 का वैल्यू कहता हूँ। ये हमें मिलता है स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, स्टैंड स्टिल पे रोटर में जो EMF इंड्यूस होगा उसे हम लोग कहेंगे E2, और जब रोटर रोटेट करना चालू करेगा यानी कि इसे मैं कहता हूँ E2R यानी कि रनिंग कंडीशन पे, तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा S टाइम्स ऑफ द E2, करेक्ट। जैसे फ्रीक्वेंसी का होता है सिमिलरली यहाँ पे इंड्यूस EMF का होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें चेंज होने के बाद मिलता है, dϕ/dt के बाद हमें इंड्यूस EMF मिलता है, करेक्ट। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो इसलिए ये होगा रनिंग कंडीशन में। तो एक मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ मैं रनिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। बाद में देखते हैं रोटर रेजिस्टेंस। तो जो रोटर रेजिस्टेंस है वो तो बहुत ही भोला भाला होता है, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो हमें स्टार्टिंग में जो रोटर मिलेगा स्टैंड स्टिल पे, और जो हमें रनिंग के कंडीशन पे जो रोटर मिलेगा वो दोनों सेम मिलेगा, ठीक है। ये होगा स्टैंड स्टिल के लिए स्टैंड स्टिल, और ये होगा फॉर रनिंग कंडीशन के लिए। तो दोनों के लिए हमें जो रेजिस्टेंस है वो सेम मिलेगा। रिएक्टेंस के केस में क्या होगा, रिएक्टेंस के केस में जो X2 मिलेगा वो हमें मिलेगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में, उसे हम लोग ऐसे अज्यूम करें कि उसे X2 हम लोग कह रहे हैं स्टैंड स्टिल पे जो मिलेगा वो रिएक्टेंस का वैल्यू, और जो X2R है या फिर जो रनिंग कंडीशन पे हमें जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे S टाइम्स ऑफ द X2, क्लियर। तो ये हो गया वैल्यू हर एक पैरामीटर का जो इंपॉर्टेंट है वो, तो ये हम लोग आगे यूज करेंगे टॉर्क में।
तो ये हम लोग रनिंग कंडीशन के लिए जो फाइंड आउट किया है वैल्यू, वो हम लोग टॉर्क के लिए अभी हम लोग यूज करेंगे। तो अभी तक हमने टॉर्क अंडर द स्टार्टिंग कंडीशन देखा था, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन क्या होता है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर इंड्यूस ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय रोटर करंट मल्टीप्लाई बाय द रोटर पावर फैक्टर रहेगा। क्लियर? या फिर आप उसको ये फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि E2R है वो, तो E2R और E2 दोनों सेम है, यानी कि रनिंग कंडीशन में रोटर ईएमएफ पर फेज कितना होता है, I2R या फिर आप उसे IR भी कह सकते हैं, दोनों सेम है, यानी कि रनिंग कंडीशन में कितना करंट फ्लो होता है। और जो E का वैल्यू होता है वो होता है S टाइम्स ऑफ द E2। अभी हम लोगों ने देखा जो IR होता है वो होता है ER डिवाइडेड बाय ZR, यानी कि ER का वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, और जो Z का वैल्यू है यहाँ पे रेजिस्टेंस का तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों सेम होता है स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन में, लेकिन जो रिएक्टेंस का वैल्यू होता है वो रनिंग कंडीशन के लिए स्लिप टाइम्स ऑफ द स्टैंड स्टिल वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया, cos फाई तो सेम होता है R अपॉन Z, तो यहाँ पे भी जो Z का वैल्यू में जो चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंस वो हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हो R2 का वैल्यू, SX2 का वैल्यू और ZR का वैल्यू हम लोगों ने एक ट्रायंगल में ड्रॉ करके दिखाया है। तो जो कुछ भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो अगर हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई IR cos फाई 2 होता है। करेक्ट? तो अभी हम लोग जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E2 से, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो जो कांस्टेंट का जो वैल्यू मिलता है वो होता है 3v डिवाइडेड बाय द 2π/ns, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हम लोग कांस्टेंट वहां पे यूज करते हैं। तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा T इज इक्वल टू K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सबसे पहले, क्योंकि K प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे आएगा, तो हमें मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 2π/ns, जहां पे ns होगा वो होगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, यानी कि RPS में। उसके बाद आएगा जो फाई का टर्म है, यानी कि फाई के लिए हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो E2 से है, तो इसलिए मैं न्यूमरेटर में E2 लिख लेता हूं। बाद में IR का टर्म के न्यूमरेटर में क्या है SE2 एंड मल्टीप्लाई बाय cos फाई के न्यूमरेटर में है R2। ठीक है, तो ये हमें न्यूमरेटर में मिलेगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है जो Z के टर्म्स है, तो मैं यहाँ पे ZR स्क्वायर भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो या फिर मैं अगर चाहिए सो एक्सपांड करके तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2π/ns इंटू द ब्रैकेट, अभी ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें मिलेगा SE2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R2 के टर्म्स में अगर लिखा मैंने तो हमें मिल जाएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 द होल स्क्वायर। करेक्ट? तो ये होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला अंडर रनिंग कंडीशन। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे S की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो हमें डायरेक्टली जो स्टार्टिंग टॉर्क का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क में क्या होता है, स्लिप होता है वो 1 होता है। करेक्ट? तो स्लिप 1 क्यों होता है ये आप हमें कमेंट्स में बताओगे, मैंने आपको बता दिया है। स्टार्टिंग के कंडीशन में स्लिप का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर करोगे विथ रीजन, तो वो क्यों होता है ये आप हमें बताओगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क वाइल रनिंग, यानी कि रनिंग कंडीशन में अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन इज मैक्सिमम एट द वैल्यू ऑफ द स्लिप S which makes the rotor reactance per phase equal to the rotor resistance per phase। तो इसका मतलब क्या है, तो जिस कंडीशन पे हमें स्लिप का वैल्यू मिलेगा वो पर्टिकुलर कंडीशन पे जहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू पर फेज इक्वल टू हो जाएगा स्लिप रेजिस्टेंस का वैल्यू, यानी कि R2 विल बी इक्वल टू S टाइम्स ऑफ द X2। ये होता है R2 का रनिंग कंडीशन में वैल्यू और ये होता है X2 का रनिंग कंडीशन में वैल्यू। तो जिस स्लिप पे ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगे वो होगा मैक्सिमम कंडीशन। करेक्ट? तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं S इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय X2। तो ये दोनों अगर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया R2 और X2 पर फेज का, तो हमें स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम स्लिप नहीं है, ये होता है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू 1 होता है फॉर मोटर, क्योंकि स्लिप होता है वो वेरी होता है 0 to 1 के बीच में फॉर मोटर। तो अभी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कैसे मिलेगा। तो जो S का वैल्यू है यानी कि R2 अपॉन X2, अगर हम लोग ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, तो डायरेक्टली मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हमें मिल जाएगा।
तो टी मैक्स यानी कि मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हमें मिलेगा टी मैक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई एन एस। एस का वैल्यू है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ R2 अपॉन X2 मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। R2 स्क्वायर प्लस स्लिप आ गया यहाँ पे वापस R2 बाय X2 मल्टीप्लाई बाय X2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा X2 और X2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं वापस एक बार लिख लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई एन एस इंटू द ब्रैकेट हमें मिलेगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय E2 डिवाइडेड बाय X2, नीचे मिलेगा R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मतलब 2R2 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें फाइनली मिलेगा T मैक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई एन एस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा अभी E2 स्क्वायर बचा ना, न्यूमरेटर में बचा E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द X2, जो X2 यहाँ पे है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क के केस में जो रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चला गया, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो रोटर रेजिस्टेंस है वो काम में नहीं आता है। तो ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क या फिर टी मैक्स का रेशियो क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बाकी है। ये सिर्फ थोड़ा ही पोर्शन था, लेकिन इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्शन मोटर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसका टेंशन मत लेना। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था ये टॉपिक का जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर इससे कुछ नहीं समझा या फिर डाउट आया है तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत और थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर साथ में हम लोग जो इंडक्शन मोटर के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडक्शन मोटर में। हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहले एक मेजर पोर्शन ऑफ द थियरी हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद साथ में हम लोग इंडक्शन मोटर के जो क्वेश्चन है वो डील करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्शन मोटर्स के कुछ और कंसेप्ट के साथ।